हमारा पिछला टॉपिक था साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। अब हमारा अगला टॉपिक है एज स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। India has a very young population, that is the majority of Indians tend to be young and the average age is also less than for most other countries. हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी इंडियंस के जो है वो यंग में है और जो एवरेज एज है वो और बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफ़ी कम है। Table 2 shows that the share of under 15 age group in the total population has come down from its highest level of 42% in 1971 to 35% in 2001. टेबल 2 जो बुक में दी है वो बता रही है कि कैसे जो अंडर 15 एज ग्रुप के लोग हैं उनका जो शेयर था टोटल पॉपुलेशन में वो कम आया है। पहले 42% होता था 1971 में, जो अब 35% रह गया 2001 के अंदर। The share of 15 to 60 age group has increased slightly from 53% to 59%. जो शेयर है 15 to 60 एज ग्रुप के लोगों का उसमें बढ़ोतरी हुई है 53 से 59%, while the share of the 60 plus age group is very small, but it has begun to increase from 5 to 7% over the same period. अब ये जो 60 प्लस एज ग्रुप का शेयर है ये काफी छोटा है, लेकिन इसमें भी बढ़ोतरी हुई है 5 से 7% सेम पीरियड में। But the age composition of Indian population is expected to change significantly in the next 2 decades. लेकिन ये जो एज कॉम्पोजिशन है हमारे इंडियन पॉपुलेशन का, इसमें काफी महत्वपूर्ण बदलाव आएगा आगे आने वाले 2 दशकों में। Most of this change will be at the end of the age spectrum. हो सकता है ये जो चेंज होगा ये एज स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग होगा एंड में, जैसे टेबल 2 में दिखाया गया है। 0 to 14 एज ग्रुप will reduce its share by about 11%. जो 0 से लेके 14 तक का एज ग्रुप है उसमें कमी आएगी, अब लगभग 11% उसका शेयर रह जाएगा, यानी कि जो उसका 34% था 2001 में वो 23% रह जाएगा 2026 में। 11% की उसमें कमी आ जाएगी। While the 60 plus age group will increase its share by about 5%, that is from 7% in 2001 to about 12% in 2026. वहीं पर 60 प्लस एज ग्रुप जो है उसका शेयर बढ़ जाएगा, 5% जो है लगभग उसका शेयर बढ़ जाएगा। जहां पहले 7% था 2001 में, अब वो 12% हो जाएगा 2026 में। चार्ट 4 shows a graphical picture of the population pyramid from 1961 to its projected shape in 2016. तो जो चार्ट 4 है उसमें आपके एक पिक्चर दी गई है, ग्राफिकल तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है, एक पॉपुलेशन पिरामिड बताया गया है कि कैसे 1961 से 2016 तक की उसकी शेप होगी। As with fertility rates, there are wide regional variations in the age structure as well. अगर फर्टिलिटी रेट्स की बात करें तो रीजनल तौर पे भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है एज स्ट्रक्चर में। While a state like Kerala is beginning to acquire an age structure like that of the developed countries, Uttar Pradesh presents a very different picture with high proportions in the younger age groups and relatively low proportions among the aged. केरला जैसे स्टेट में अब वो जो है एक एज स्ट्रक्चर को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी शुरुआत हो गई है जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में होती है। वहीं उत्तर प्रदेश जो है एक बिल्कुल ही अलग पिक्चर पर आपके सामने रख रहा है, जिसमें यंगर एज की जो प्रोपोर्शन है वो तो बहुत ज्यादा है और बहुत ही कम प्रोपोर्शन है एजेड लोगों की। इंडिया एज अ होल इज समवेयर इन द मिडल because it includes states like Uttar Pradesh as well as states like there are more like Kerala. इंडिया की पोजीशन जो है कहीं वहीं मिडिल में हम मान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश जैसे, तो कुछ ज्यादा स्टेट्स हैं केरला जैसे भी। चार्ट 5 shows the estimated population pyramids for Uttar Pradesh and Kerala in the year 2026. अब आपकी बुक में जो चार्ट 5 है वो बताएगा आपको कि कैसे पॉपुलेशन पिरामिड दिया गया है उत्तर प्रदेश का और केरला के लिए 2026 के लिए। Note the difference in the location of the widest parts of the pyramid for Kerala and Uttar Pradesh. अब आपको ये जो चार्ट दिया है इसमें आपको देखना है कि कैसे जो लोकेशन में डिफरेंस दिया पाया जाएगा जो पिरामिड के लिए दिए गए हैं केरला और उत्तर प्रदेश के बीच के। The bias towards young age group in the age structure is believed to have an advantage for India. एक जो फेवरिज्म है यंगर एज ग्रुप की तरफ एज स्ट्रक्चर में, वो शायद इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। Like the East Asian economies in the past decade and like Ireland today, India is supposed to be benefiting from the demographic dividend. जैसे पहले ईस्ट एशियन इकोनॉमीज जो हैं पास्ट में होती थी, या आयरलैंड जैसी कंट्री जो आज हैं,
उसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया को भी फायदा होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड से. This dividend arises from the fact that the current generation of the working age people is relatively large one and it has only a relatively small preceding generation of old people to support. ये डिविडेंड जो है इसमें बढ़त होगी इस फैक्ट से कह सकते हैं कि जो करंट जनरेशन है वर्किंग एज लोगों की वो काफी बड़ी है और बहुत कम जो है ऐसी जनरेशन है जो ओल्ड पीपल की जो सपोर्ट के लिए है. बट देयर इज नथिंग ऑटोमेटिक अबाउट दिस एडवांटेज. इट नीड्स टू बी कॉन्शियसली एक्सप्लॉइटेड through appropriated policies as explained in box 2.3 below. लेकिन इसको भी हमें बहुत ध्यान से और सही तरीके से सही नीतियों के साथ फॉलो करना होगा, तभी ये जो है एडवांटेज हो सकता है, जैसा कि आपका बॉक्स 2.3 में समझाया गया. Does the changing age structure offer a demographic dividend for India? The demographic advantage or dividend to be derived from the age structure of the population is due to the fact that India is and will remain for some time one of the youngest countries in the world. जो demographic advantage है या dividend है ये इस तरीके से derive किया गया है जो हमारा age structure है population का, क्योंकि कारण क्या है कि इंडिया जो है वो है भी और आगे कुछ समय तक रहेगा भी पूरी दुनिया में एक ऐसा कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा यंग लोग हैं. A third of India's population was below 15 years of age in 2000. एक तिहाई पॉपुलेशन जो थी वो 15 साल की उम्र से कम की थी जब 2000 में जनगणना हुई थी. In 2020, the average Indian will be only 29 years old compared with an average age of 37 in China and the United States. अगर तुलना करें तो एवरेज इंडियन जो है वो 2020 में 29 years old होंगे, जबकि चाइना या यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहां एवरेज एज 37 होगी, 45 वेस्टर्न यूरोप में एंड 48 इन जापान. दिस इंप्लाइज अ लार्ज एंड ग्रोइंग लेबर फोर्स व्हिच कैन डिलीवर अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स इन टर्म ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी. तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हमारे यहाँ जो है एक बहुत बड़ी और ग्रो करने वाली लेबर फोर्स है जो हमें बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तौर पे फायदा पहुंचा सकती है, चाहे वो ग्रोथ के टर्म्स में हो या प्रोस्पेरिटी संपन्नता के टर्म्स में. द डेमोग्राफिक डिविडेंड रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स रिलेटेड टू नॉन वर्कर्स इन द पॉपुलेशन. ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये हमें कैसे मिलता है कि जब जो वर्कर्स का प्रोपोर्शन है वो ज्यादा होता है नॉन वर्कर्स की प्रोपोर्शन की मात्रा में पॉपुलेशन के अंदर. In terms of age, the working population is roughly between 15 and 64 years of age. अगर एज की बात करें तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज्यादातर 15 से 64 इयर्स की एज के बीच की होती है. This working age group must support itself as well as those outside this age group, that is children and elderly people who are unable to work and are therefore dependent. तो ये जो वर्किंग एज ग्रुप है ये खुद को भी सपोर्ट करता है, साथ ही साथ उन और एज ग्रुप के लोगों को भी सपोर्ट करता है जो उस पर निर्भर है, आइदर बच्चे हों या बुजुर्ग हों जो काम नहीं कर सकते. Changes in the age structure due to demographic transition lower the dependency ratio or the ratio of non-working age to working age population, thus creating the potential for generating growth. अब ये जो एज स्ट्रक्चर का चेंज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की वजह से, इससे क्या होता है डिपेंडेंसी जो रेशो है या जो रेशो नॉन वर्किंग एज वालों का है वर्किंग एज पॉपुलेशन के कंपैरिजन में वो कम होता है. इससे क्या है एक क्षमता बढ़ती है कि ग्रोथ जो है उसे और ज्यादा अधिक क्रिएट या जनरेट किया जा सकता है. But this potential can be converted into actual growth only if the rising in the working age group is accompanied by increasing levels of education and employment. अब ये जो पोटेंशियल है इसको हम एक्चुअल ग्रोथ में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर एक तरफ वर्किंग एज ग्रुप में राइज हो रहा है तो वहीं पर जो लेवल है एजुकेशन का या एम्प्लॉयमेंट का उसमें भी बढ़ोतरी हो. If the new entrants to the labor force are not educated, then their productivity remains low. अब जो लोग नए नए लेबर फोर्स में एंटर कर रहे हैं अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनका जो प्रोडक्शन का एक तरह से ग्रोथ है वो काफी कम रहेगी. If they remain unemployed, then they are unable to earn at all and become dependent rather than earners. अगर बेरोजगार रहे तो वो खुद तो कुछ कमा नहीं पाएंगे, उल्टा और डिपेंडेंट बन जाएंगे अर्नर होने के बजाय, मतलब कमाने वाले की जगह वो खुद एक तरह से निर्भर हो जाएंगे. Thus, changing age structure by itself cannot guarantee
any benefits unless it is properly utilized through planned development. तो ये जो चेंजिंग एज स्ट्रक्चर है ये हम गारंटी नहीं कर सकते कि अपने आप में बहुत फायदा देगा जब तक इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है एक प्रॉपर प्लान डेवलपमेंट के थ्रू. The real problem is in defining the dependency ratio as the ratio of non-working age to the working age population rather than the ratio of non-workers to workers. जो रियल प्रॉब्लम है डिफाइन करने में डिपेंडेंसी रेशियो को कि वो एक रेशियो है नॉन वर्किंग एज का वर्किंग एज पॉपुलेशन के मुकाबले, उसको डिफाइन करते हैं कि वो रेशियो है नॉन वर्कर्स का वर्कर्स के लिए. The difference between the two is determined by the extent of unemployment and underemployment which keep a part of the labor force out of the productive work. ये जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको पहचाना कैसे जाता है कि जो हद है अनएम्प्लॉयमेंट की या अंडर एम्प्लॉयमेंट की वो जो है एक हिस्सा लेबर फोर्स का प्रोडक्शन वर्क के बाहर रखती है. This difference explains why some countries are able to exploit the demographic advantage while others are not. इससे पता चलता है कि कुछ कंट्रीज जो है जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है उसका फायदा उठाती हैं और कुछ नहीं उठा पाती. इंडिया इज इंडीड फेसिंग अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय द डेमोग्राफिक डिविडेंड. आज इंडिया के सामने एक ऐसा मौका है जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से उसे मिला है. द इफेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रेंड्स ऑन द डिपेंडेंसी रेशियो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एज ग्रुप्स इज क्वाइट विजिबल. जो असर है डेमोग्राफिक ट्रेंड का डिपेंडेंसी रेशियो में जैसा डिफाइन किया गया है वो एज ग्रुप के टर्म्स में वो सामने दिखता है. द टोटल डिपेंडेंसी रेशियो फेल फ्रॉम 79 इन 1970 टू 64 इन 2005. जो डिपेंडेंसी रेशियो था टोटल डिपेंडेंसी रेशियो वो उसके लेवल में कमी आई है. 1970 में वो 79 था, 2005 तक आते आते 64 रह गया. But the process is likely to extend well into this century with the age-based dependency ratio projected to fall to 48 in 2025 because of continued fall in the proportion of children and then rise to 50 by 2050 because of an increase in the proportion of the aged. अभी ये जो प्रक्रिया है इसमें और ज़्यादा विस्तार होगा इस सेंचुरी के अंदर क्योंकि जो एज बेस्ड डिपेंडेंसी रेशियो है वो अभी प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि 2025 तक और गिरेगा यानी 48 तक पहुंच जाएगा क्योंकि लगातार जो प्रपोर्शन है चिल्ड्रन का उसमें कमी आ रही है. लेकिन फिर एकदम से राइज करेगा 50 के लेवल पे 2050 तक क्योंकि तब एजेड लोगों का जो प्रपोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा. द प्रॉब्लम हाउएवर इज एम्प्लॉयमेंट. जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार है. डेटा फ्रॉम द नेशनल सैंपल सर्वे स्टडीज ऑफ 1999-2000 and from the 2001 census of India reveals a sharp fall in the rate of employment generation across both rural and urban areas. जो डेटा हमें नेशनल सैंपल सर्वे स्टडीज 1999-2000 की थी और जो 2001 सेंसस इंडिया का हुआ उससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा तेज गिरावट आई है रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में यानी कि नए जॉब्स को क्रिएट करने में, चाहे गांव की बात करें चाहे शहर की बात करें. दिस इज ट्रू फॉर द यंग एज वेल. और ये बात यंग लोगों के लिए भी बिल्कुल सच है. द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द 15 to 30 एज ग्रुप which stood at around 2.4% a year between 1987 and 1994 for both rural and urban men fell to 0.7 for rural men and 0.3% for urban men during 1994 to 2004. ये जो रेट था ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट का 15 से 30 एज ग्रुप वाले लोग जो हैं जो कि पहले 1987 से लेके 1994 तक चाहे गांव के या शहर के लोगों की बात करें तो 2.4% था जो कि गिर के 0.7 रह गया गांव के लोगों के लिए और 0.3% रह गया शहरी लोगों के लिए 1994 से 2004 के दौरान. This suggests that the advantage offered by the young labor force is not being exploited. इससे ये पता चलता है जो यंग लेबर के फोर्स के लिए एडवांटेज हम ऑफर कर रहे हैं वो नहीं अभी उसको एक्सप्लॉइट किया गया है. Strategies exist to exploit the demographic window of opportunity that India has today. जो स्ट्रैटेजीज हैं आज की डेट में जो स्ट्रैटेजीज एग्जिस्ट कर रही हैं वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं हमारी डेमोग्राफिक विंडो जो अपॉर्चुनिटी की हमें मिली है जो आज जैसी आज इंडिया कंडीशन में है. बट इंडियाज रीसेंट एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट मार्केट फोर्सेस बाय देमसेल्व्स डू नॉट इंश्योर दैट स्ट्रैटेजीज वुड बी इम्प्लीमेंटेड. अब इंडिया का जो
अभी का हाल का अनुभव है वो ये बताता है कि जो मार्केट फोर्सेस हैं वो खुद भी अपने आप में ये इंश्योर नहीं कर सकती कि ऐसी स्ट्रेटजीज जो है लागू होनी चाहिए. Unless a way forward is found, we may miss out the potential benefits that the country's changing age structure temporarily offers. जब तक कोई एक सही रास्ता नहीं ढूंढा जाता, सामने नहीं लाया जाता, तो हम हो सकता है जो पोटेंशियल बेनिफिट की बात कर रहे हैं कि कंट्री की ये जो चेंजिंग एज स्ट्रक्चर है हमें ऑफर कर रही है टेम्पररी बेसिस पे, इसको हम शायद मिस कर जाए. इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया. वो करते हैं अगले वीडियो.